नमस्कार। ज्ञानदीप विद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। सर्वविदित है कि कोरोना महामारी की वजह से जो अपने इतिहास विषय कक्षाएँ चल रही है उसकी आगे की कड़ी में आज हम चालू करने जा रहे हैं। भूतकाल के बारे में लगभग हम काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं। थोड़ा सा पोर्शन बाकी बचा है कि गुप्त काल के समय में आर्थिक जीवन कैसा हुआ करता था। ठीक है, लोग कैसे पैसे कमाते थे, उनका व्यवसाय कैसे चलता था, घर परिवार का वो कैसे गुजारा करते थे, ये चीज़ भी जानना जरूरी है। तो गुप्त काल का आर्थिक जीवन, आर्थिक का मतलब तो आपको पता ही होगा। अर्थ का मतलब हो गया, आर्थिक से सबसे पहले शब्द निकलता है अर्थ। ठीक है, अर्थ का मतलब होता है धन। ठीक है, जो धन से संबंधित जितनी भी क्रियाएं होती है उसको हम आर्थिक क्षेत्र के अंदर रखते हैं। इसमें व्यवसाय भी आ जाता है, ठीक है, कृषि वगैरह आ जाता है, पशुपालन आ जाता है, जो भी उस समय में रहा होगा वो सारी की सारी चीजें इस आर्थिक जीवन के अंदर आ जाएगी। पैसे कमाने से संबंधित जो भी बात होगी, तो आर्थिक जीवन के अंदर हम कुछ जो टॉपिक है वो मैं आपको बता देता हूँ। सर्वप्रथम तो आर्थिक जीवन के अंदर टॉपिक के अंदर आएगा सबसे पहले कृषि। ठीक है, उस समय में कृषि किस प्रकार से की जाती थी, इन बातों का उल्लेख हमको कहाँ पर मिलता है। ठीक है, उन चीजों के बारे में देखें। उसके बाद में आएगा पशुपालन। पशुपालन, ठीक है, पशुओं का क्या महत्व हुआ करता था। जैसे आजकल के समय में तो वाहन वगैरह आ गए हैं, तो पशुओं का ज्यादा महत्व नहीं रहा अर्थव्यवस्था के अंदर। सिर्फ पशुपालन, दुग्ध उत्पादन के अंदर पशुओं का महत्व है, या मांस उत्पादन के अंदर पशुओं का महत्व है। लेकिन उस समय में कृषि के अंदर भी पशुओं का महत्व हुआ करता था। उसके बाद में है जो हम देखेंगे उद्योग व वास्तु या शिल्प। मतलब सारे के सारे शिल्प आ जाएंगे इसमें। धातु शिल्प आ जाएगा, पाषाण शिल्प आ जाएगा, काष्ठ शिल्प आ जाएगा, जितने भी शिल्प होंगे वो सारी चीजें इसके अंदर आ जाएगी। उद्योग, किस प्रकार के उद्योग उस समय में है जो चलते थे, किस समय के उद्योग विकसित हो गए थे, वो सारी चीजें देखेंगे। उसके बाद में आएगा आपके 4 नंबर श्रेणी संगठन। श्रेणी संगठन जो व्यापारिक संगठन हुआ करते थे, जो बैंकिंग कार्य करने का कार्य करती थी, श्रेणी संगठन के तहत किया जाता था। जैसे आजकल बैंक होते थे, उस समय वो श्रेणी संगठन होते थे। उनका अलग से न्यायालय होता था, अलग से उनकी कानून व्यवस्था होती थी, अलग अलग व्यापार के लिए अलग अलग श्रेणियां बनी हुई हुआ करती थी, श्रेणी संगठन। ठीक है, उसके बाद में हम देखेंगे व्यापार एवं वाणिज्य। 5 नंबर है व्यापार व वाणिज्य। किस प्रकार से व्यापार होता था। व्यापार के अंदर भी हम 2 चीजें देखेंगे। एक तो आंतरिक व्यापार, ठीक है, आंतरिक व्यापार मतलब राज्य की सीमाओं के अंदर होने वाला व्यापार। और दूसरा हम देखेंगे विदेशी व्यापार, जो विदेशों के साथ में होता था व्यापार, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। और जो 6 नंबर अर्थव्यवस्था संबंधित है वो है कर प्रणाली। ठीक है, किस प्रकार से कर वसूले जाते थे, कौन कौन से कर थे, कितने कर लिए जाते थे, इन सब चीजों के बारे में हम देखेंगे। तो कुल कितने 6 पॉइंट हो गए अर्थव्यवस्था से संबंधित। कृषि, पशुपालन, उद्योग, शिल्प, श्रेणी संगठन, व्यापार, वाणिज्य। व्यापार में 2 चीजें आ जाएगी, आंतरिक व्यापार और विदेशी व्यापार। फिर आ जाएगा कर प्रणाली। तो ये चीजें हमको इस टॉपिक के अंदर देखनी है। तब ये टॉपिक खत्म हो जाएगा तो आपका गुप्त काल में जो समाप्त हो जाएगा। उसके बाद में हम करेंगे हर्ष के समय का जो भारत था वो कैसा था, हर्षकालीन भारत को देखेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहले शुरू करते हैं हम कृषि। जैसे कृषि का आप नाम सुनते हो तो सबसे पहले एक ही चीज आपके मन में आती है कि कृषि कहाँ होती है भाई, भूमि पर होती है। ठीक है, जैसे आजकल के समय में जो कृषि यंत्र हो गए, जैसे ट्रैक्टर हो गया, ट्रैक्टर के पीछे जोतने वाला हल हो गया, और भी कई प्रकार की जो चीजें होती हैं वो हमको कृषि के अंदर जो हम उपयोग लेते हैं। तो कृषि के बारे में सोचते सबसे पहले दिमाग में जो अपने चित्र आता है वो एक खेत आता है, ट्रैक्टर आता है, लहलहाती फसल आती है। ठीक है, उसके अंदर लगे हुए पेड़ पौधे, वो सारी चीजें अपने दिमाग के अंदर आती है। तो कृषि के लिए सबसे पहली वस्तु है, आवश्यक वस्तु, वो कौन सी है भाई, तो वो 1 नंबर हम देखते हैं कौन सी, भूमि।
क्या भूमि के बगैर कृषि संभव है? कतई नहीं। कृषि करनी है तो भूमि का होना आवश्यक है, अति आवश्यक है हम कह सकते हैं। तो हमें भूमि की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो सबसे पहले भूमि की जानकारी मैंने बताया था चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में नवरत्न हुए थे। उन नवरत्नों में से एक था अमर सिंह। क्या नाम था उसका? अमर सिंह। अमर सिंह ने एक किताब लिखी थी अमरकोश। ये व्याकरण से संबंधित था, लेकिन आर्थिक जीवन के बारे में भी हमको जानकारी प्रदान करता है अमरकोश। ठीक है, व्याकरणाचार्य था अमर सिंह और चंद्र गोविंद। जब मैंने राजनीतिक जीवन पढ़ाया था तो उसके साहित्य के अंदर आपको बताया कि अमर सिंह कौन था। तो अमर सिंह कुल मिला के कितने 12 प्रकार की भूमि का उल्लेख करता है। किसमें? अमरकोश के अंदर कितने प्रकार की भाई? 12 प्रकार की भूमि का उल्लेख करता है। ठीक है, ये जो विभिन्न प्रकार की भूमियां हुआ करती थी, वैसे ज्यादातर जो उपयोगी भूमि हुआ करती थी या ज्यादा महत्व की, जिसके बार बार हमको अलग अलग साहित्यों के अंदर नाम मिलते हैं, वो 5 प्रकार की भूमि थी। कितने? 5 प्रकार की भूमि जो दैनिक जीवन में उपयोगी, या हम कह सकते हैं कि इनकी जानकारी हमें प्राप्त करना आवश्यक है। तो 5 प्रकार की भूमि के अंदर कौन सी है? तो देखते हैं। सबसे पहले 1 नंबर जो है वो है क्षेत्र भूमि। कौन सी? क्षेत्र भूमि। ये भूमि किस काम आती थी? ये भूमि है जो कृषि जिस भूमि पर की जाती थी उसको हम क्षेत्र भूमि बोलते थे। ठीक है, आजकल हम उसको खेत बोलते हैं, तो उस समय उसको क्षेत्र बोला जाता था। भाई इतने क्षेत्र है जिसके अंदर कृषि की जाए। उसके बाद में हम दो देखते हैं वास्तु भूमि। वास्तु भूमि वो भूमि होती थी जिसके अंदर आवासीय मकान बनाए जाते थे, ये लोग निवास करते थे। ठीक है, तो उसको हम वास्तुशास्त्र होता है कि नहीं, किसी मकान को बनाते हैं तो वास्तु देखा जाता है, कोई किस दिशा के अंदर है जो गेट होने चाहिए, किस दिशा के अंदर खिड़कियां होनी चाहिए। तो वही वाली वास्तु से हम याद रख सकते हैं कि वास्तु भूमि जो आवास के काम आती थी। किस काम आती थी? आवास। ठीक है, उसके बाद में आते हैं चारागाह भूमि। चारागाह से सीधा से पता चलता है, चारा मतलब जहाँ पशु चरते हो, पशु विचरण करते हो, पशुओं के चरने के लिए जो भूमि खाली छोड़ दी जाती थी, बारिश आता था, घास फूस सूख जाती थी और पशु आ जाकर के चारा चर लेते थे। तो उसी प्रकार से उसको चारागाह भूमि के नाम दिया जाता था, जहाँ पर पशुचारण होता था। उसके बाद में सिल भूमि। वैसे आप किताब में नाम सिल आया हुआ, लेकिन सही में जो अन्य किताबों में नाम मिलता है वो खिल भूमि है। खिल भूमि मतलब जो खेत खाली छोड़ दिए जाते थे किसी भी उपयोग में। पहले कभी फसल बोई थी, ठीक है, लेकिन अभी खाली पड़ा है पिछले 6 महीनों से, 7 महीनों से या साल भर से, तो हम उसको खिल भूमि की श्रेणी के अंदर रखते हैं। और फिर आती है 5 नंबर में अपहृत भूमि। अपहृत भूमि का मतलब हो गया जो जंगल खाली छोड़ा गया। ठीक है, जंगल है लेकिन उसके अंदर खेती, जंगलों के अंदर भी पेड़ पौधों के बीच में हल से जोत करके खेती की जाती थी। जो जंगल है खाली पड़ा है, उसके सिर्फ जंगल ही है, उसमें खेती नहीं की जाती है, उसको अपहृत भूमि कहा जाता है। तो आपकी किताब में 5 प्रकार की भूमियों का जो नाम दिया हुआ है वो मैंने आपको वर्णन स्वरूप बता दिया है। ठीक है, तो ये जानकारी हमको अमरकोश के अंदर मिलती है। अब भूमि के बारे में देख लिया। ठीक है, आगे का जो पॉइंट है, भूमि के बाद में कृषि के लिए हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? वो आता है हल। जो भूमि है, हल जोतेंगे तभी तो कृषि कर पाएंगे ना। तो 2 नंबर देखते हैं क्या? हल। ठीक है, यहाँ जोत, उसको जोतना। तो अब है जो किसके द्वारा जोता जाएगा? क्या ट्रैक्टर हुआ करते थे उस समय? बिल्कुल नहीं हुआ करते थे। यहाँ क्या और कोई ऐसा उपकरण रहा होगा जिसके द्वारा खेत को जोता जाता है? तो हम पता ही है कि जो प्राचीन काल में लोग हैं जो हल के द्वारा भूमि जोतते थे। तो ये कुछ इस प्रकार का होता था हल, ऐसे। ठीक है, ऐसे नुकीला सा ये हिस्सा जमीन के अंदर रहता था और यहाँ 2 बैल बंधे हुए होते थे, वो इसको खींचते थे। तो हल का निर्माण कैसे किया जाता था उसकी जानकारी भी हमें अमरकोश के अंदर मिलती है कि हल के ऊपर एक है जो नुकीली लोहे की परत चढ़ाई जाती थी इस प्रकार से। इसकी लोहे की, ठीक है, लोहे की परत
चढ़ा करके हल खेती की जाती है। और हल है तो पूरा लकड़ी का हुआ करता था, तो लकड़ी के हल को खेत में चलाएंगे तो बहुत जल्दी घिस जाएगा या टूट जाएगा। तो इसके ऊपर क्या एक लोहे का इस प्रकार से करके कवर लगा दिया जाता था, जिससे ये लंबे समय तक चले। तो ये इसकी जानकारी भी अमर कोश में मिलती है। इसकी भूमि की जानकारी अमर कोश में मिली और हल की जानकारी भी हमको अमर कोश के अंदर मिलती है। ठीक है, और भी है जो अमर कोश के अंदर हमको कई सारी जानकारियां प्राप्त होती है। उसके बाद में अमर सिंह के साथ में एक और व्यक्ति था उसके नौरत्नों के अंदर, खगोल शास्त्री है, गणितज्ञ। खगोल शास्त्री और गणितज्ञ कृषि से क्या लेना देना? बिल्कुल, उसने सवासर श्लोकों के अंदर स्पष्ट रूप से कृषि के बारे में है जो उल्लेख किया था। ठीक है, जिसका नाम था वराहमिहिर। उसने किताब लिखी थी खाद खंडकम व्रत संहिता और कौन सी? व्रत संहिता। तो इस व्रत संहिता के अंदर इसे कृषि से संबंधित करीब 125 श्लोकों के अंदर बहुत ही विस्तृत रूप से बताया था, जो आजकल आधुनिक युग के अंदर हम जिन चीजों का प्रयोग करते हैं। तो भूमि हो गई, हल भी हमने जोत दिया। अब क्या करेंगे? हल जोतने के बाद सबसे पहला काम है जो आज भी हम क्या करते हैं आधुनिक युग के अंदर, उसके अंदर खाद डालते हैं। खाद किस लिए डालते हैं? उसकी उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए। इसलिए उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए है जो हम खाद डालते हैं। तो खाद का किस प्रकार से निर्माण किया जाता है? कौन से पेड़ की पत्तियों से, किस पेड़ की राख से है, और किस प्रकार की गोबर से मिला करके अच्छे से अच्छी खाद का निर्माण किया जा सकता है, ये बात हमको किसने बताई? व्रत संहिता के अंदर वराहमिहिर में स्पष्ट रूप से उल्लेख करके जो बताया गया। और जो नए नए पौधों की कलम लगाने का जो काम होता था, अंगूर का, केले का, आम का, ठीक है, इस प्रकार से नए नए पौधे कैसे विकसित किए जा सकते हैं, उसके बारे में भी वराहमिहिर ने अपनी व्रत संहिता के अंदर विस्तार पूर्वक बताया। उर्वरा शक्ति हो गई। अब उसके बाद में आता है आपके बीज। जब भाई भूमि प्राप्त हो गई, उसको जोत दिया, ठीक है, उर्वरक शक्ति बढ़ाने के लिए खाद भी बना लिया हमने। अब क्या चाहिए? बीज चाहिए। ठीक है, तो बीज को उन्नत कैसे किया जाए? आजकल जो कई सारे हाइब्रिड बीज आते हैं, एक ही फसल के कई सारे बीज हमको देखने को मिलते हैं। तो उसी प्रकार के उस समय में भी अच्छे से अच्छे बीजों का उत्पादन कैसे किया जाए, ये भी वराहमिहिर ने अपनी व्रत संहिता के अंदर बताया था, अच्छे से अच्छे बीज का उत्पादन करना। ठीक है, उसके बाद में बीज हो गया। अब बीज के बाद में जब बीज डाल दिया तो बीज के बाद में सबसे पहली चीज आती है कि सब कुछ हो गया और अब बीज को अंकुरित करने के लिए क्या चाहिए भाई? पानी की जरूरत पड़ेगी। पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? तो पानी के बारे में भी व्रत संहिता के अंदर वराहमिहिर ने बताया है कि किस क्षेत्र के अंदर है जो हम कुआं खोदेंगे तो हमको पानी की प्राप्ति होगी। उसने कहा था कि जो बारिश का जल होता है, जो बरसता है, उस सारे बारिश के जल का लक्षण एक ही होता है, लेकिन भूमि से निकलने वाले जल का क्षेत्र के हिसाब से, मिट्टी के हिसाब से है जो अलग अलग लक्षणों को पानी की हमको प्राप्ति होती है। जैसे कहीं पर फीका पानी होता है, कहीं पर खारा पानी होता है, ठीक है, कहीं पर मीठा होता है, कहीं पर बीज की अवस्था का होता है। अलग अलग स्वाद के पानी हमको देखने को मिलते हैं कि नहीं मिलते? तो ये बात व्रत संहिता में आज से 1500 साल पहले अपनी किताब में उल्लेखित कर दिया था। साथ ही इसने क्या बताया था कि भूमि में अलग अलग परतें होती हैं। आजकल हम साइंस और सोशल साइंस में पढ़ते हैं कि नहीं, पर्यावरण अध्ययन के लिए, कि सबसे ऊपर क्या होती है? मिट्टी होती है, ठीक है, उसके बाद में पत्थर होते हैं, उसके बाद में कठोर चट्टान होती है, उसके बाद में जो जमीन के लगभग 5वीं 6वीं परत पर है जो हमको पानी की प्राप्ति होती है। तो वो प्रत्येक क्षेत्र में, इस क्षेत्र में इतने नंबर परत पर है जो हमको पानी की प्राप्ति होती थी, इतना गहरा कुआं खोदने पर हमको पानी की प्राप्ति होगी। ये बात भी किसने बताई? वराहमिहिर ने अपनी व्रत संहिता के अंदर बताई थी। ठीक है, तो जो ज्यादातर कृषि है वो किससे होती थी? वर्षा से ही ज्यादातर कृषि की जाती थी। लेकिन जो उस समय गुप्त काल के शासन थे वो कहीं ना कहीं नहरों का निर्माण भी करवाते थे। आपको पता है जब हमने राजनीति पढ़ा था, स्कंदगुप्त नाम आपको याद होगा,
स्कंदगुप्त उसने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था। झील का जो ज्यादा बारिश होने की वजह से अस्त व्यस्त हो गई थी, ठीक है, उसको पूरा वापस से उर्वरता जो का काठियावाड़ क्षेत्र जिसको हमें बोलते हैं, वहां पर उसका जो राजदूत था, राज्यपाल था चक्रपाणि, ठीक है, पर्णदत्त का पुत्र चक्रपाणि। पर्णदत्त का पुत्र कौन था भाई? चक्रपाणि था, जिसने सुदर्शन झील का स्कंदगुप्त के कहने पर पुनर्निर्माण करवाया था। तो और इससे नहरें भी निकाली थी ताकि लोग हैं जो सिंचाई कर सकते थे। वैसे ज्यादातर मैंने बताया है कि वर्षा से ही होता था, लेकिन जल प्रबंधन भी उस समय में किया जाने लगा था। तो इस प्रकार की कई सारी जानकारियां हैं जो हमको अलग अलग जगहों से कृषि के बारे में देखने को मिलती है। तो बड़ा बड़ा आपको मैंने बता दिया। वैसे इस टॉपिक में थ्योरी ज्यादा है, आप किताब में से देख लेना कि कौन कौन सी चीजें मतलब इससे रिलेटेड ही है। सारी किताब पढ़ लोगे एक दो बार तो आपको याद हो जाएगा। वैसे कई सारी चीजें पहले मैं बता चुका हूँ, ठीक है। तो ऐसे हमको ये जानकारियां प्राप्त होती। अब है कि कृषि किस क्षेत्र में किस प्रकार से होती थी, ठीक है। जैसे कई सारी फसलें जो अलग अलग क्षेत्रों में बोई जाती थी, मौसम के बारे में भी जानकारी का होना आवश्यक है। तो अमर व्रत संहिता के अंदर 3 मौसम का उल्लेख मिलता है या 3 प्रकार की फसलों का उल्लेख मिलता है। कौन सी? एक तो श्रावण मास में बोई जाने वाली फसल, ठीक है। दूसरी फसल कौन सी भाई? बसंत ऋतु में बोई जाने वाली। कौन सी? बसंत ऋतु में बोई जाने वाली। हम रबी खरीफ की फसलें पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? तो रबी खरीफ की फसलों की तरह ही उस समय में ये फसलों के नाम हमको है जो वहां पर देखने को मिलते हैं। उसके बाद में 3 नंबर है जो चैत्र वैशाख में बोई जाने वाली फसल। तो 3 प्रकार की फसलों की जानकारी हमको कहां से मिल गई भाई? व्रत संहिता से 3 प्रकार के फसलों की जानकारी मिल गई। और ये जैसे भारत का नक्शा है तो इसे पश्चिम उत्तर भारत के अंदर 2 फसलें प्रमुख रूप से बोई जाती थी। वो थी आपकी ईख वो गेहूं। ईख का मतलब होता है गन्ना, ठीक है, गन्ने की फसल इस क्षेत्र में। और पूरी भारत के अंदर जो फसल बोई जाती थी वो थी चावल, धान की फसल, जिसको हम धान भी बोलते हैं। इस प्रकार से और हमें कई प्रकार की दालों की जानकारी मिलती है, कई अलग अलग प्रकार की फसलों के भी जानकारी हमको देखने को मिलती है। तो ये आर्थिक जीवन में कृषि का किस प्रकार से योगदान था वो आपने है जो देखा, ठीक है। अब कृषि का यहाँ पर समाप्त होता है। उसके बाद में पशुपालन ज्यादा है नहीं, छोटा सा है, बिल्कुल कुछ नहीं है। अमर सिंह है जो कई प्रकार के पशुओं की लिस्ट हमको प्रदान करता है। किस प्रकार इन नाम के पशुओं को पाला जाता था, जैसे ऊंट, घोड़ा, हाथी, बैल, गाय, ठीक है, बकरी, भेड़, इन सब पशुओं का पालन किया जाता था। लेकिन बैल जो था वो हल जोतने के लिए काम में लिया जाता था और गाय को दूध के लिए काम में लिया जाता था। बिल्कुल छोटा सा आया हुआ, ज्यादा विस्तृत रूप से आप किताब में नहीं पशुपालन के बारे में, ठीक है। तो कृषि हो गया, दूसरा पशुपालन हो गया, तीसरा मैंने बताया था आपको उद्योग एवं शिल्प। उद्योग व शिल्प, ठीक है। तो उद्योग और शिल्प के अंदर है जो हमको क्या देखना है? कई प्रकार के शिल्प, जैसे धातु शिल्प। धातु शिल्प या धातु का जो व्यापार होता था, अब तक है जो इन धातुओं के अंदर प्रौद्योगिकी और विज्ञान का काफी महत्वपूर्ण योगदान शामिल हो गया था। लोग कई रासायनिक क्रियाओं के बारे में जान चुके थे, कई सारे धातुओं के बारे में जान चुके थे, उनकी कठोरता, किस धातु को कहाँ पर ज्यादा उपयोग किया जाना चाहिए, कौन सा धातु किस जगह पर उपयोगी है, इन सब चीजों की जानकारी अब तक प्राप्त हो चुकी।
जो मैंने आपको बताए थे अमर सिंह और कौन वराहमिहिर, ये दोनों चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल के अंदर है जो नवरत्नों में से दो व्यक्ति थे। हम हर चीज का परिवर्तन गुप्त काल में देखते हैं, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में ज्यादातर देखने को मिलता है। कालिदास भी हुआ था, ठीक है, और भी अमर सिंह, वराहमिहिर, ठीक है, तो ये सारे लोग उस समय में हुए थे। तो चंद्रगुप्त द्वितीय का जो काल था वो गुप्त काल का उच्चतम शिखर माना जाता है। तो धातु शिल्प हो गया, ठीक है। उसके बाद में वास्तुशिल्प। वास्तुशिल्प के अंदर जैसे मकान बनाना, मूर्तियां बनाना, ठीक है, या इसको हम ले सकते हैं और पाषाण शिल्प, ठीक है, धातु शिल्प, पाषाण शिल्प, और क्या होता था काष्ठ शिल्प, लकड़ी के ऊपर जो बनाया जाता था उसको काष्ठ शिल्प के नाम से जाना जाता था। और आभूषण, आभूषणों का भी निर्माण इस समय में होने लग गया था। तो ये सारी की सारी चीजें किस प्रकार से है जो विकसित हुई वो देखते हैं हम। सबसे पहले लेते हैं हम धातु शिल्प को। तो धातु शिल्प के अंदर सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है धातु से संबंधित वो वस्तु जो गुप्त काल में जो बनी थी। मैंने विस्तार पूर्वक बताया उस वस्तु के बारे में। सोचो जरा वो कौन सी वस्तु थी, आपकी किताब में आया हुआ ही सही तरह से याद होना चाहिए आपको। मेहरौली का लोह स्तंभ, ये धातु शिल्प की सबसे महत्वपूर्ण देन मानी जाती है गुप्त काल की। उस समय में लोग इस प्रकार की रासायनिक क्रिया करके उन्नत किस्म के लोहे को ढालना जानते थे, ठीक है। आजकल के समय में लोहे को जोड़ने के लिए वेल्डिंग की मशीनें वगैरह किस प्रकार के आधुनिक युग के अंदर उपकरण है हमारे पास में, लेकिन उस समय में ऐसा कुछ नहीं था। तो उस स्तंभ को है जो अलग अलग प्रकार से लोहे को पिघला करके उसको जोड़ा गया था। पूरा वो एक स्तंभ है जो एक लोहा स्लेट का नहीं, लोहे को पिघला के उसके ऊपर डाला गया, फिर वो चिपक जाता। इस प्रकार से उससे मेहरौली के लोह स्तंभ का निर्माण किया गया था, जिसमें चंद्र नाम के राजा का उल्लेख किया गया है। उसका आइडिया हम लगाते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय से, जिसका जो साम्राज्य था वो सिंध नदी से लेकर के बंगाल गंगा नदी तक विस्तृत हो रखा था। वहां इस प्रकार की बातों का उल्लेख किया गया है। मेहरौली दिल्ली के पास में एक गांव है, ठीक है। कुतुब मीनार भी इसी परिसर के अंदर बना हुआ, उसी परिसर के अंदर ये लोह स्तंभ लगा हुआ, ठीक है। उसके बाद में एक और है जो धातु शिल्प से संबंधित हमको जानकारी मिलती है, वो है आपके सुल्तानगंज की तांबे की बुद्ध मूर्ति। सुल्तानगंज बिहार के भागलपुर जिले के अंदर ये जगह है। यहाँ पर भगवान बुद्ध की 1 टन की, कितनी 1 टन की तांबे की मूर्ति हमको प्राप्त हुई, ठीक है। उसमें इतनी बारीकी से इस मूर्ति को ढाला गया है कि आज भी देख करके उसको लगता है कि ये कोई आधुनिक युग की देन होगी, लेकिन ये गुप्त काल में बनी है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यहाँ पर क्या है, जो ये सुल्तानगंज की बुद्ध की तांबे की मूर्ति हमको प्राप्त हुई है वो आज हमारे पास में नहीं है। तो कहाँ पर है? तो तांबे की मूर्ति है वो इंग्लैंड के एक संग्रहालय के अंदर रखी है। अंग्रेज, आपको पता है कि शुरुआत में है जो पूरी भारत के अंदर ही अपना आधिपत्य चालू करते कोलकाता से, उसी समय है जो वो उनको इस मूर्ति को उठा करके वहाँ इंग्लैंड ले गए। वहाँ संग्रहालय के अंदर आज भी पड़ी है। आप सर्च करके देख सकते हो कि सुल्तानगंज बुद्ध तांबे की मूर्ति आपको नेट पे देखने को मिल जाएगी। बहुत ही सुंदर बनी हुई है, वो तांबे में ढाली गई, ठीक है। उसके बाद में आते हैं आपके ताम्रपत्र, ठीक है। तांबे को पीट करके इतना पतला किया जाता था जैसे कागज की तरह वो लगता था, और उसके ऊपर है जो फिर अभिलेख खोदे जाते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय की जो पुत्री थी, ठीक है, उसने वो ताम्रपत्र लिखवाया था, और भी हमको कई जगह से ताम्रपत्र देखने को मिलते हैं। धातु शिल्प के अंदर और किस चीज की जानकारी मिलती है? तो मेहरौली का लोह स्तंभ हो गया, सुल्तानगंज की तांबे की मूर्ति हो गई, और ताम्रपत्र होगी, और सबसे बड़ी बात आती है सिक्के। सिक्कों के बारे में पढ़ा कि नहीं पढ़ा हमने?
तो सिक्के किसके चलते थे भाई? सोने के सिक्के। आज भी देखकर आज तो सोना कितना महंगा हो गया, सिक्का चलाना तो बहुत दूर की बात, आभूषण बनाने को मिल जाए तो भी बड़ी बात। तो उस समय सोचो किस प्रकार की अपनी भारत भूमि की अर्थव्यवस्था रही होगी। ठीक, इसीलिए हम अर्थव्यवस्था पढ़ते हैं कि किस प्रकार से हम आर्थिक रूप से समृद्ध थे कोई समय के अंदर, लेकिन शोषणकारी शक्तियों ने है जो समय के साथ में हमारा इस प्रकार से शोषण किया कि हम आज तक है जो अपनी पुनर्वस्था को वापस प्राप्त नहीं कर सकते। अगर सोचो कि ये सोने के सिक्के जो इन्होंने चलाए थे आज तक इसी प्रकार की अर्थव्यवस्था रही होती तो आज हम है जो विश्व शक्ति के रूप में रहते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। समय के साथ तांबे की मूर्ति भी उठा के लगे, तो ये जो सोने की बात है ये बड़ी अच्छी बात है कि उनको उस समय में ये मिला नहीं, वरना ये भी ले जाते। भरतपुर बयाना के अंदर, भरतपुर आसाम की जगह बयाना, वहाँ बहुत ही बड़ा है जो गुप्त कालीन मुद्राओं का भंडार हमको एक मृत भांड मिला है जिसमें खूब सारी गुप्त काल की मुद्राएं हैं। तो क्या केवल सोने के ही सिक्के चलते थे? हाँ, शुरुआत में जब चंद्रगुप्त प्रथम और समुद्रगुप्त हम देखते हैं कि उसके वीणा वादन के सिक्के और कौन से सिक्के, उसके अश्वमेध यज्ञ के सिक्के। ठीक है, चंद्रगुप्त के विवाह के बारे में जो हमको जानकारी मिलती है उस वो भी सोने के सिक्के थे। लेकिन चंद्रगुप्त द्वितीय, यहाँ पर ये बात ध्यान रखना, क्या चंद्रगुप्त द्वितीय उसने सोने के साथ में क्या चला दिए भाई? चांदी के या रजत के सिक्के, रजत या चांदी के सिक्के। ठीक है, और इसके साथ में प्लस हम कर देंगे तांबे के सिक्के। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमें लोग जो इतिहासकार है वो कहते हैं कि अर्थव्यवस्था के अंदर है जो रुकावट आना या अर्थव्यवस्था नीचे जाना प्रारंभ हो गई थी, इसलिए रजत या चांदी के सिक्के या तांबे के सिक्के चलाने की जरूरत पड़ी। तो ऐसा हम नहीं कह सकते कि चांदी के सिक्के इससे चलाए गए थे क्योंकि अर्थव्यवस्था है जो नीचे चली गई थी या अर्थव्यवस्था गिर गई थी, जनसंख्या वृद्धि हो सकती है। ये भी तो कह सकते हैं कि व्यापार बढ़ गया था, इसलिए बहुत ज्यादा है जो सिक्कों की जरूरत पड़ी जिसमें हम सोने के सिक्कों से पूर्ति नहीं कर सकते थे। और जो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में एक यात्री आता है, चीनी यात्री, जिसका नाम है फायान। पढ़ा कि नहीं पढ़ा था हमने? तो फायान क्या बताता है कि उस समय में सिक्कों के अलावा कौड़ियों से है जो सामान्य व्यापार किया जाता था। कौड़ी जैसे जो समुद्र में एक ऐसी संघ टाइप का होता है कि नहीं, छोटा सा उसके अंदर जीव होता है जो समुद्र के अंदर उसके किनारों पर या पत्थरों के ऊपर चिपका हुआ होता है। जब वो जीव मर जाता है तो वो एक कठोर सी ऐसी पत्थर के टाइप सी वो होती है, उसको कौड़ी कहते हैं। ठीक है, आजकल जो बच्चों के वो भगवान की कुछ श्रद्धा के तहत गले में डाला जाता है, उसके अंदर लगाई जाती है। तो उन सामान्य जो व्यापार था वस्तु विनिमय नहीं होकर के कौड़ियों से व्यापार किया जाता था। हमें कई जगहों से है जो कौड़ियों के बड़े बड़े मर्द भांडे भरे हुए मिले। ठीक है, आज कहावत भी प्रचलित है कि हमें जब किसी को कोई पैसा वैसा नहीं देना होता है तो हम कहते हैं कि मैं तेरे को फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। जो सही कौड़ी होती थी उसका मूल्य फूटी कौड़ी से ज्यादा होता था। तो गुप्त काल में निम्नतम मूल्य की कोई अगर मुद्रा थी तो वो फूटी कौड़ी हुआ करती थी। ठीक है, तो कौड़ियों से सामान्य व्यापार होता था, ये जानकारी हमको फायान के द्वारा मिलती है। ठीक है, और सिक्कों के बारे में हम और देखते हैं तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने सोने के साथ में रजत, चांदी और तांबे के सिक्के चलाए थे। ठीक है, लेकिन इसके साथ में एक बात हमको और ध्यान रखनी है, कुमारगुप्त। कौन? कुमारगुप्त। मैंने कहा कि इसने कोई ज्यादा कार्य नहीं किया था क्योंकि ये राजकुमार था, इसने नालंदा विश्वविद्यालय बनवाया था, ये बात ध्यान रखना, मैं पीछे बता चुका। इसके साथ में सबसे ज्यादा सिक्के प्रचलित करने वाला, सबसे ज्यादा सिक्के चलाने वाला कौन था भाई? कुमारगुप्त ने सबसे ज्यादा सिक्के प्रचलित किए थे गुप्त काल के अंदर। तो ये हमको है जो बड़ी बड़ी धातु शिल्प के बारे में जानकारी यहाँ से प्राप्त होती है। धातु शिल्प के बाद में आता है आपके पाषाण शिल्प, जो हम पहले ही कला और साहित्य के अंदर देख चुके हैं कि किस प्रकार से पाषाण भगवान बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण होता था। तो उस टॉपिक को फिर से यहाँ पर डिस्कशन नहीं करें। ठीक है, वो तो पूरा हो ही गया था।
उसके बाद में और भी कई सारे उद्योग पाषाण हो गया, जैसे बर्तन बनाना, ठीक है, जहाज निर्माण, जहाज से व्यापार की टॉपिक समुद्र अवस्था में, क्योंकि सिक्के मैंने बताया कि ज्यादा से ज्यादा चलाने की आवश्यकता है, इसका मतलब व्यापार और वाणिज्य उद्योग है जो बहुत ज्यादा मात्रा में स्थापित हुए होंगे, ठीक है। फिर वस्त्र निर्माण, क्या भाई, वस्त्र निर्माण सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर वस्त्र निर्माण, क्योंकि अमरकोश के अंदर हमको अमरकोश के अंदर जानकारी मिलती है कि किस प्रकार से जो ये रेशम होता है, रेशम के कीड़े से वस्त्र निर्माण करने की प्रक्रिया की विधि समझाई गई है इसमें अमरकोश के अंदर, कि कैसे हम शहतूत के पेड़ के ऊपर उसे जीव को पालते हैं, फिर उसको पानी में उबालते हैं, इस प्रकार की जो निर्माण की विधि है रेशम की, वो अमरकोश के अंदर बताई गई है, ठीक है। रेशम के साथ ही सूती, ठीक है, ऊन, मलमल, मखमल होता है कि नहीं होता है, बांग्लादेश ढाका का मलमल जो आधुनिक काल के अंदर भी काफी प्रसिद्ध हुआ करता था, लेकिन अंग्रेजों के समय में इस उद्योग का जो विनाश हो गया। लीलन, इस प्रकार के वस्त्रों की जानकारी हमको अमरकोश से है जो मिलती है, पूरी लिस्ट एक प्रस्तुत करता है। तो वस्त्र निर्माण भी कितना उन्नत रहा होगा उस समय में, ठीक है। इसके साथ में आभूषण, आभूषण है जो आभूषणों का निर्माण भी चालू हो गया था। कई प्रकार की चीजों से आभूषण बनाए जाते थे, जैसे सोने से आभूषण बनाया जाता था, चांदी, तांबा, और भी जैसे हाथी दांत, ये तो मैं आपको बताना ही भूल गया, हाथी दांत की कला आकृतियां इस समय बहुत है जो अपने चरम अवस्था के अंदर थी। हाथी दांत के ऊपर अलग अलग प्रकार की मतलब आकृतियां खोदी जाती थी, और अपने आभूषणों के अंदर भी वो हाथी दांत का प्रयोग करते थे साज सज्जा के अंदर। तो व्रत संहिता के अंदर, ब्रह्मवेद की व्रत संहिता के अंदर हमें 22 प्रकार के हैं जो रत्नों का उल्लेख मिलता है। कितने प्रकार के? 22 प्रकार के रत्नों का उल्लेख हमको व्रत संहिता के अंदर मिलता है। तो इस प्रकार से ये आर्थिक जीवन का उद्योग और शिल्प मैंने आपको बता दिया जो बड़ा बड़ा था। उसके बाद में हम देखेंगे श्रेणी संगठन, ठीक है। अभी वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसलिए इसको अगले वाले टॉपिक के अंदर डिस्कशन करेंगे, क्योंकि पिछली बार भी वीडियो बहुत लंबा हो गया था। टॉपिक को 2 पार्ट में डिवाइड करके करेंगे तो आसान रहेगा आपके लिए भी पढ़ना। तो आगे हम श्रेणी संगठन, ठीक है, कर व्यवस्था और व्यापार और उद्योग के बारे में कर इस गुप्त काल को समाप्त करेंगे। तो जो इतना पढ़ाया आपको उसे आराम से बैठकर पढ़ना है, और कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल देना। बहुत बहुत धन्यवाद।